दिव्या की माँ को दुनिया से गए अभी 5 महीने ही गुजरे थे। अब उसके पिता की सारी जिम्मेदारी उसकी भाभी पर आ गई थी। हालांकि उसकी भाभी बहुत अच्छी थी, लेकिन अब उसके पिता उसको फ़ोन करते और अपनी बहू के खिलाफ उनकी शिकायतों का पिटारा खुल जाता। वह अपने पिता को ऐसे अकेले भी नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए उसने अपने पिता के पास जाने का फ़ैसला किया। उसने सोच लिया था कि वह दूध का दूध पानी का पानी करके रहेगी, लेकिन वह अपने पिता की शिकायतों को भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। और फिर वहाँ जाकर जो कुछ उसे देखने को मिला तो वह उसकी सोचों से भी परे था, क्योंकि उसकी भाभी तो रोज़ की तरह ही आज भी प्रकाश जी सुबह 5 बजे ही जग गए थे और इधर से उधर खटर-पटर करते फिर रहे थे। थोड़ी ही देर बाद बहू प्रेरणा ने गर्मा-गर्म चाय की प्याली अपने ससुर प्रकाश जी के हाथ में पकड़ाई। सुबह उठते ही सबसे पहले एक कप चाय प्रकाश जी को ज़रूर चाहिए थी, लेकिन प्रकाश जी ने चाय को एक तरफ टेबल पर पटक दिया, क्योंकि चाय में पत्ती थोड़ी कम और दूध ज़्यादा था। बस इसी बात पर प्रकाश जी ने बड़बड़ाना शुरू कर दिया और गुस्से में अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल करना शुरू कर दिया। उधर से फ़ोन उठा नहीं तो गुस्से में फ़ोन भी पटक दिया। कुछ देर तो यूं ही मुंह फुलाकर बैठे रहे, फिर नज़र चाय की तरफ गई तो जी ललचाया और वही चाय की प्याली फिर से उठाकर चुस्कियां लेकर पीने लगे। अब तो यह उनका रोज़ का ही काम हो गया था। पर उनकी बहू भी कहाँ मानने वाली थी। ससुर जी को पत्ती तेज़ वाली चाय पसंद थी और बहू जब भी देखो उन्हें ऐसी ही चाय देती थी। चाय पीने के बाद में कुछ देर तक वह यूं ही गुमसुम बैठे सोचते रहे और अपनी पुरानी यादों में खो गए। उनकी पत्नी को गुजरे हुए 6 महीने हो गए थे और ज़िंदगी तन्हा गुजारने को उनकी आदत नहीं बन पा रही थी। इसीलिए भी उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ गया था। थोड़ी देर बाद कुछ देर सोचने के बाद फिर से फ़ोन उठाया, फिर से बेल गई। अब की बार फ़ोन उठ चुका था तो प्रकाश जी बरस पड़े फ़ोन पर ही। उधर से उनकी बेटी बात कर रही थी। क्या बात है पापा, क्यों इतना गुस्सा कर रहे हो? तबीयत तो ठीक है? लगभग 6-7 सवाल बेटी ने भी एकदम से कर डाले तो प्रकाश जी ने भी शिकायत का पिटारा खोलकर कहा कि तू तो मेरा फ़ोन भी नहीं उठाती। बेटी ने प्यार से समझाया, पापा सुबह का समय होता है, बच्चों को भी स्कूल भेजना होता है और पति भी ऑफिस जाते हैं। उस समय फ़ोन बजता भी है तो मुझे पता नहीं चल पाता। मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। बस अभी अभी आकर बैठी थी तो मैं आपको फ़ोन ही करने जा रही थी, आपकी तबीयत पूछनी थी। पहले तो प्रकाश जी थोड़ा चुप रहे, फिर बोले, कह रहा हूँ एक बार तू संभाल ले आकर अपने पिता को। क्या तेरा रिश्ता सिर्फ तेरी माँ से ही था? सिर्फ माँ ही तेरी है, बाप तेरा कुछ नहीं लगता। तेरा पिता भी जिंदा है। तेरी माँ क्या इस दुनिया से गई? तूने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया। एक बार मुड़ के देखा भी नहीं कि पिता किस हाल में है, मर रहा है या जी रहा है। आखिर किसके सहारे मुझे छोड़कर चली गई? देख आकर मेरा क्या हाल हो गया है। कुछ भी ढंग का नहीं मिलता खाने को। प्रकाश जी ने अपनी बेटी दिव्या को फ़ोन पर ही सुनाना शुरू कर दिया। माँ की चिंता थी, पिता की कोई फिक्र नहीं है। जब से तेरी माँ गई है मेरी तो हालत ही बिगड़ गई। दिव्या की माँ को मरे हुए अभी 5 महीने ही हुए थे, तब वह करीब 15 दिन रुकी हुई थी। दिव्या की शादी चंडीगढ़ हुई थी, इसीलिए चंडीगढ़ में दिल्ली रोज़ रोज़ आना मुमकिन भी नहीं। और सच बात तो यह थी कि दिव्या का माँ के बिना जाने का मन भी नहीं कर रहा था। पर फ़ोन पर रोज़ 3 बार घर से बात कर ही लेती, तो 2 बार अपने पिताजी से और 1 बार अपनी भाभी प्रेरणा से। प्रकाश जी दिन में 2 बार अपनी बेटी से बात करते, उसमें 10 बार अपनी बहू प्रेरणा पर शिकायतें निकालते। तेरी माँ थी तब भी रोटी यही बनाती थी, तब इसे अपनी सास का डर था। कितने पतले फुलके बनाती थी, अब देखो इसे, घास काटती है, मोटी रोटी बनाकर पटक देती है। हाँ भाई, कौन टोकने वाला है? अब 2 टाइम का दूध 1 बार कर दिया है मैंने, वह भी इससे तमीज़ से नहीं दिया जाता। पता नहीं क्या क्या मिलाने लग गई है इसमें। इसके जादू टोनों में मैं नहीं आने वाला, देख लूँगा सबको। रोज़ एक नई शिकायत सुन सुनकर दिव्या का भी दिमाग ख़राब होने लगा था। वैसे प्रेरणा उसकी बहुत अच्छी दोस्त भी थी। 18 साल हो गए थे प्रेरणा को उसकी भाभी बने। दोनों हमेशा हमजोलियों की तरह ही रही। दिव्या जानती है कि प्रेरणा का स्वभाव कितना मिलनसार और केयर करने वाला है। उसने पूरे ही परिवार को किसी भी तरह शिकायत का मौका कभी नहीं दिया था।
माँ पापा की सालों तक जो उसने सेवा की वह किसी से छुपी नहीं। तब तो प्रकाश जी भी उसके गुण गाते ना थकते थे, पर अब वह रोज़ रोज़ प्रेरणा के बारे में सुन सुनकर उकता गई थी। कहीं भाभी सच में बदल तो नहीं गई? देख ले, तेरी भाभी को कितनी बार कहा है, मेरे पैरों में दर्द है, फिर भी रोज़ मुझे दूध लेने भेज देती है। अच्छा भला देने आता था दरवाजे तक, लेकिन महारानी ने उसे मना कर दिया। हाँ भाई, इसमें 24 घंटे का नौकर जो मिल गया। बता रहा हूँ मैं, मेरी हालत बहुत बुरी हो चुकी है इस घर में। तू भी सुन ले, जब तेरी माँ के पास चला गया तब तुझे मेरी कद्र होगी। और रमेश, वो हमारे लाड साहब, उनको तो कोई परवाह है भी नहीं, इसका बाप सड़े या मरे। रात में 8 बजे आते हैं, 2 टुकड़े खाए और पसर जाते हैं। बाप के लिए उसके पास 2 घड़ी का समय नहीं है कि आकर पिता का हाल ही पूछ ले। पत्नी अलग से मनमानी कर रही है। अरे तो पापा, भाई तो पहले भी आपसे कहाँ बात कर पाता था, उसे नौकरी से समय कहाँ मिलता है। दिव्या ने भाई का संदर्भ आते ही भाई का पक्ष लिया। मैं कुछ नहीं जानता, तू आ जा, बस एक बार आ जा, फिर देख उसने कितनी मोटी रोटी बनाई। आज तेरी माँ जिंदा होती तो उसकी क्या हिम्मत थी, ये ऐसे मनमानी करती। प्रकाश जी ने कहा, तू आजा बेटा, कुछ दिनों के लिए मेरा दिल भी लग जाएगा। अब बहू तो बेटी बन नहीं सकती। अब धीरे धीरे दिव्या को भी लगने लगा कि कहीं उसकी भाभी बदल तो नहीं गई, कहीं उसकी भाभी लापरवाह तो नहीं हो गई। वह भी क्या करे, रोज़ एक ही बात सुनते सुनते उसे भी लगने लगा कि अब घर के हालात को समझने की ज़रूरत है, पर फ़ोन पर कैसे, समय तो निकालना ही होगा। चलो 2-3 दिन के लिए होकर आती हूँ। और वैसे भी माँ के जाने के बाद घर में ये पहला त्यौहार है, क्यों ना दिल्ली का एक चक्कर लगा ही लिया जाए। भाभी को भी डर रहेगा कि मेरे पापा अकेले नहीं हैं, उनकी मनमानी नहीं चलेगी। दिव्या ने दोबारा सोचा और अपने पति से कहा, फिर टिकट कटवा ली। 2 दिन बाद वह चंडीगढ़ के लिए निकल गई। पूरे रास्ते वह अपने पिता और उनके अकेलेपन के बारे में ही सोचती रही। हालांकि उसकी भाभी बहुत अच्छी थी, वह यही सोच रही थी कि कहीं मुझसे कोई गलती ना हो जाए। मुझे हालात को गहराई से समझना होगा, उसके बाद ही कोई कदम उठाऊंगी। वह अपने मन में दृढ़ निश्चय कर चुकी थी, कहीं ऐसा न हो कि मेरे किसी शब्द या मेरे किसी बर्ताव से मेरी भाभी का दिल दुखी हो, और ना ही ऐसा हो कि मैं अपने पिता के साथ नाइंसाफ़ी कर बैठूं। वह मन ही मन प्रार्थना करती है कि वह हालात को सही तरह से परख ले और सब कुछ ठीक करके ही अपने घर लौटे। कुछ भी था, प्रकाश जी उसके पिता थे और अब वह खुद को बहुत अकेला महसूस कर रहे थे। फिर भला वह अपने पिता को कैसे अकेला, कैसे इन हालात में छोड़ सकती थी। इन्हीं सोचों में गुम न जाने कब वह चंडीगढ़ पहुंच गई। घर पहुंची तो बेटी को देख प्रकाश जी ने कहा, चलो तुम्हें पिता की सुध तो आई, अब देखना अपनी आंखों से मेरे साथ कैसा बर्ताव हो रहा है। दिव्या थकी हारी अभी पहुंची ही थी और अपने पिता से मिल रही थी, तो उनके शब्द उसको अच्छे नहीं लगे थे। बेशक वे बहुत चिड़चिड़े हो गए थे, लेकिन उन्हें आते ही फिर वही बातें लेकर नहीं बैठना था। अभी प्रकाश जी कुछ और बोल रहे थे कि तभी कमरे में प्रेरणा आ गई और पिताजी की ज़ुबान चुप। अच्छा हुआ दीदी आप आ गई, अब 10-15 दिन से पहले नहीं जाने दूंगी मैं आपको। जानती हो कितनी अकेली हो गई थी मैं। इतने दिनों में माँ भी चली गई और आप भी दीदी अब नहीं आती। प्रेरणा का ऐसे मिलना दिव्या को भला सा लगा। दिव्या मन ही मन खुद से कहने लगी, मुझे तो भाभी में कोई बदलाव नहीं लग रहा। दिव्या ने सोचा, पर हो सकता है यह सब ऊपरी दिखावा हो। अगर इसने मेरे पापा के साथ कुछ गलत किया तो मैं इसे नहीं बख्शूंगी। दिव्या के मन में धार आ चुकी थी। माँ के बिना घर खाने को दौड़ रहा था, एकदम खाली, जैसे कोई रहता ही ना हो यहाँ। आज माँ की अहमियत का एहसास हुआ। दिव्या माँ के बाद पहली बार आई थी, वरना माँ के बिना घर कैसा होता है उसे कहाँ पता था। पर प्रेरणा उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी। दिव्या के आते ही पहले चाय नाश्ता रख दिया और फिर उसके नहाने की व्यवस्था कर दी। अरे भाभी, आप परेशान ना हो, मैं मेहमान थोड़ी ही हूँ, इस घर की बेटी हूँ। प्रेरणा को आगे बढ़ कर काम करते देख दिव्या ने भी एक बार बोल दिया। इतना सुनते ही प्रेरणा की आंखें झरझर बहने लगीं, पर वह दिव्या से छुपाती हुई रसोई की तरफ निकल गई। दिव्या को भी प्रेरणा की घुटन समझ आ रही थी। दोपहर का खाना खाकर फिर दोनों ननंद भाभी बेड पर बैठकर खूब सारी बातें करने लगीं।
दिव्या की प्रेरणा के बर्ताव और आदत में कहीं कोई बदलाव महसूस नहीं कर रही थी, लेकिन आजकल के ज़माने के हिसाब से आजकल सच और झूठ का पता लगाना बड़ा मुश्किल होता है। लोग दिखते कुछ और हैं और होते कुछ और हैं। लेकिन प्रेरणा के बारे में कुछ भी फैसला लेना दिव्या के लिए बहुत मुश्किल काम था, क्योंकि उसकी भाभी और उसकी सहेली प्रेरणा ने हमेशा से ही उस परिवार को अपनी पलकों पर रखा था। वह परिवार उसके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा था। इसीलिए दिव्या अपनी भाभी प्रेरणा के लिए कोई गलत सोच यूं ही नहीं रख सकती थी, लेकिन वह अपने पिता की बातों को भी अनदेखा नहीं कर सकती थी। रात को दिव्या भी रसोई में आ गई। उसे भी तहकीकात करनी थी। दिव्या ने देखा कि प्रेरणा तो वही पहले जैसी रोटियां बना रही है, एकदम पतली, शायद उसे देखकर बना रही हो। बहू, मेरा भी खाना परोस दे। जी पापा, अभी परोस देती हूँ, बस रोटी सिक जाए। अरे भाभी, इतने सारे सिक्के तो हैं, इसमें से ही दे दो। नहीं दिव्या, पापा पहले 2 फुलके आराम से खा लेते थे और अब इन्होंने अपनी खुराक कम कर दी है। ज़िद करके दूसरा फुलका दूँ तो गुस्सा करते हैं, फिर माहौल बिगड़ता है। अभी तुम रुको, थोड़ी मोटी रोटी लेती हूँ, पूरी खुराक तो पहुँचे पेट में। देखो कितने कमज़ोर हो गए हैं। दिव्या प्रेरणा का चेहरा देखती रह गई। प्रकाश जी ने आज भी रोटी पटकते हुए खा ली। ला बहू, दे दे बाल्टी, दूध ले आऊँ। शाम होते होते प्रकाश जी गुस्से में बोले। प्रेरणा ने बाल्टी दी और प्रकाश जी के जाते ही वर्मा जी को फ़ोन कर दिया। अंकल, पापा जी निकल गए हैं घर से। अरे भाभी, किसको फ़ोन कर रही हो? शर्मा अंकल को। पापा जी ने मम्मी के जाने के बाद कहीं निकलना ही बंद कर दिया था। हर समय अकेले बैठे हुए कुछ ना कुछ सोचते रहते थे। दूध वाले का आना इसी चक्कर में बंद कर दिया। सोचा पापा जी ले आएंगे तो उनकी थोड़ी सैर भी हो जाएगी। उनके कॉलोनी वाले सभी दोस्तों को मैंने बोल दिया, वह सभी उनके साथ हो लेते हैं। क्या करूं दीदी, पापा जी सबसे दूर होते जा रहे थे। अभी आधा घंटे सब दोस्त साथ में रहेंगे। यह सब दिव्या की सोच से परे था। वह तो सिर्फ प्रेरणा को निहारती रह गई थी। ये क्या कर रही हो भाभी? अरे वह पापा जी आजकल बड़ी मुश्किल से एक बार ही दूध लेते हैं ना। पहले तो बादाम मुनक्का सब खा लेते थे, पर अब इन्होंने सब बंद कर दिया है। फिर कमज़ोरी बढ़ जाती है, फल भी नहीं खाते हैं। इसीलिए मैं चुपके से बादाम मुनक्का की पेस्ट बनाकर दूध में मिलाकर दे आती हूँ, कुछ तो पहुँचे उनके पेट में। दिव्या निरुत्तर सी होकर अपनी भाभी का चेहरा तकती रही। अब क्या बचा था कुछ और जानने और समझने को। एक माँ के जैसे उसके पिता का ध्यान रखने वाली उनकी बहू के लिए कहने को उसके पास कोई शब्द नहीं थे। अब वह अपनी सोच पर शर्मिंदा हो रही थी। मैंने क्यों पापा की बातों पर यकीन किया? काश कि पापा भाभी को समझ पाते, दिव्या मन में सोचने लगी। अगले दिन सुबह सुबह उसके पिता लॉन में बैठे अखबार पढ़ रहे थे। दिव्या भी उन्हीं के पास जाकर बैठ गई। दोनों पिता और बेटी चाय की चुस्कियां लेने लगे। दिव्या बड़े ध्यान से अपने पिता को देख रही थी, जो अखबार पढ़ने में गहराई से डूबे हुए थे। दूसरी ओर वह अपनी भाभी के बारे में भी सोच रही थी। दिव्या को समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से अपने पिता को समझाए कि जैसा वह अपनी बहू के लिए सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। वह अपने पिता का नज़रिया बदलना चाहती थी। वह खामोश बैठी सोच ही रही थी, तभी उसके पिता ने अखबार से नज़र हटाते हुए दिव्या से कहा, कह दे अपनी भाभी से इसे जाना हो तो जाए अपनी माँ के पास। 2-3 दिन तब तक तू रहेगी यहाँ। कोई यही ठकुराइन नहीं है इस घर की, जिसके बिना काम नहीं चलेगा जैसे। अरे मैं जी लूँगा इसके बिना, सारा काम हो जाएगा। तभी आती हुई प्रेरणा के कदम वहीं रुक गए थे। यह सुनकर प्रेरणा की आंखें बहने लगी। उसने भी सोचा, पापा जी शायद चिढ़ने लगे हैं उससे। शायद ठीक यही होगा कि मैं यहाँ से कुछ दिनों के लिए दूर चली जाऊँ। मैं भी तो हर समय उनके सिरों पर सवार रहती हूँ। चली ही जाती हूँ माँ पापा के पास। वैसे भी पूरा 1 साल हो गया। पहले मम्मी की तबीयत की वजह से नहीं जा पाती थी, अब चली जाती हूँ। कभी दिव्या की नज़र प्रेरणा पर चली गई। बात को संभालते हुए दिव्या प्रेरणा से कहने लगी, भाभी, पापा ठीक कह रहे हैं, आप अपनी पैकिंग कर लो। मैं भाई को बोल देती हूँ, वह टिकट बनवा लेगा आप दोनों की। प्रेरणा बस गर्दन ही हिला पाई। वह मुंह से कुछ न बोल सकी। उसका चेहरा उतर चुका था। उसके यहाँ से चले जाते ही दिव्या ने अपने पिता से कहा, पापा, आपको भाभी के सामने ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। आप जानते भी हैं उन्हें कितनी ठेस पहुँची होगी।
दिव्या ने अपने पापा को समझाते हुए कहा। तो प्रकाश जी सर झटकते हुए कहने लगे, अरे बेटा, तू मुझे क्या समझाएगी? सब जानता हूँ। वह मोटी रोटी, वह मिलावटी दूध, मुझे नौकर बनाकर दूध लेने, कभी सब्जी लेने भेजना। बस इतना कहकर प्रकाश जी धीरे से मुस्कुराते हुए बोले, सब जानता हूँ मैं, सब समझता हूँ उसके हर काम का मतलब, उसका मन कितना पवित्र है। किंतु तुझे भी तो बुलाना था, इसीलिए तुझे इतना सुनाकर बुलाया, ताकि उसे भी कुछ दिन अपने माँ पिताजी के पास भेज सकूं। अगर मैं उसके सामने ये कड़वे शब्द ना बोलता तो वह जाने के लिए तैयार ना होती। पहले तो तेरी माँ थी, वह सब देख लेती थी, अब वह मेरे चक्कर में अपना सब कुछ खोने को तैयार है। यह भी जानता हूँ अगर मायके में समय समय ना जाओ तो भाई भतीजे अस्तित्व भूल जाते हैं कि उनकी कोई बहन या बुआ भी है। सबको उसके बिना रहने की आदत हो जाएगी। इसीलिए बेटियों को पिहर जाते रहना चाहिए। मैं अगर समझता तो वह जाती नहीं, अब चली जाएगी। और दिल दिखाने की बात छोड़, वहाँ जाएगी तब उसका मन खुश हो जाएगा और फिर 2-3 दिन बाद ही वह सारी नाराज़गी भुलाकर वापस यहीं इसी घर की तरफ दौड़ी चली आएगी। मैं जानता हूँ उसको अच्छी तरह। पिता और बेटी की यह सारी बात दरवाजे पर खड़ी प्रेरणा सब सुन रही थी और मुस्कुरा दी। दिव्या भी हंस पड़ी अपने पापा का प्यार देखकर। वह सोच रही थी कि घर के बड़े बूढ़े, जिन्हें बच्चे बेकार समझने लगते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ उन्हें इंसान की पहचान और हालात का तजुर्बा बढ़ता ही चला जाता है। हमें किसी भी चीज़ को लेकर उन्हें समझाने की ज़रूरत नहीं होती। वह जो भी कह रहे होते हैं उसके पीछे एक सच्चाई और सही कारण ही होता है। बहू और ससुर का यह रिश्ते को देख दिव्या की आंखें नम हो गई थी। यह दोनों बिना कहे ही एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। दिव्या को भी लग रहा था कि अब वह भी अपनी गृहस्थी में चिंता मुक्त होकर चैन से रह सकेगी। तो इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं ऐसी ही मोरल और मज़ेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।